अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आप सबका बहुत-बहुत शुक्रिया कि आप हमारे इस सीरीज़ में हमें जॉइन कर रहे हैं। और ये सीरीज़ बहुत एक अहम मौज़ू पर है जिसका नाम है मेंस्ट्रुएशन। जैसा कि आपको पता है कि हमने 24 मई को एक बहुत अहम डिस्कशन की थी उसके अवेयरनेस के बारे में। दूसरा अहम जो डिस्कशन है इसमें होना चाहिए और वो है कि ल नॉलेज अबाउट योर बॉडी एंड इट्स चेंजेस। तो इसीलिए आज हम आपके साथ होंगे डॉक्टर वर्दा एंड डॉक्टर सीप के। लेकिन इससे पहले कि मैं अपने मेहमानों से आपको मिलाऊं तो मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड देना चाहूंगी कि आखिर हमने इस डिस्कशन को क्यों सोचा इसके बारे में और ये क्यों जरूरी है हमारे माशरे में। जैसा कि पीसीओ के बारे में शायद आप में से कुछ लोग जानते हैं, पाकिस्तान में 52% खवातीन ऐसे हैं जो पीसीओ जैसी बीमारी के शिकार हैं और उसमें से 6 से 20% ऐसे हैं जो रिप्रोडक्टिव एज में हैं और पीसीओ से आपको डायबिटिक या फिर साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स भी हो सकते हैं। और दूसरी अहम जो बीमारी है वो है एंडोमेट्रियोसिस, जो तकरीबन हर 10 खवातीन को होता है जिनकी उम्र 10 से 49 ईयर्स है। पूरी दुनिया में इसकी स्टैटिस्टिक्स ये कहते हैं कि 179 मिलियन खवातीन इस बीमारी के शिकार हैं। और जो तीसरी जो अहम है वो है सर्विकल कैंसर या जो आम यूट्राइन फाइब्राइड्स कहते हैं उसको, जो 20 से 30% खवातीन इसके भी शिकार हैं और ये अक्सर चाइल्ड बियरिंग एज में होता है। सो लेट्स इंट्रोड्यूस माय गेस्ट। मेरे गेस्ट आज हैं Dr. Varda. She did her MBBS from Dove University of Health Sciences 2017. She is currently working as a medical officer at Thabba Art Institute. She is also co-authors of 2 research papers related to health nutrition to women and children. और हमारे साथ हैं डॉक्टर सीप। डॉक्टर सीप इज अ पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनी एट द डिपार्टमेंट ऑफ ऑब्स्ट्रिक्ट एंड गायनेकोलॉजी एट आगा खान यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल। मेरा सब आप दोनों को बहुत बहुत मैं शुक्रगुजार हूँ कि आप दोनों ने मुझे ज्वाइन किया है, क्योंकि मुझे पता है आप दोनों बहुत ज़्यादा बिजी हैं अपने स्केड्यूल के साथ। लेकिन मुझे लगता है कि ये एक अहम टॉपिक है और इस पर डिस्कशन होनी चाहिए, स्पेशली हम खवातीन जो इस चीज़ से गुजर रहे हैं। तो मेरा सबसे पहला सवाल आप दोनों से ये होगा कि व्हाट आर द कॉमन प्रॉब्लम। जैसे मैंने पीसीओ का नाम लिया, एंडोमेट्रियोसिस का नाम लिया, या सर्विकल कैंसर है, इन तीनों का नाम लिया, लेकिन आप तो डेली बेसिस पर प्रैक्टिकली इन चीज़ों को देखते हैं। तो आपके ख्याल में कॉमन जो प्रॉब्लम्स हैं खवातीन पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा, वो कौन से हैं? So Granaz, thank you very much for inviting us here, and I'd like to congratulate Meera Karwa who has started this entire project. थैंक यू। So the common problems जो हैं सबसे ज़्यादा, ये जो आप नाम ले रहे हो ठीक है, बहुत important है, but एक basic problem, that is anemia. Every woman in Pakistan is undernourished. अभी जो बात कर रहे हैं, वी आर फ्रॉम प्रिविलेज्ड बैकग्राउंड्स, हमारे पास खाने को है, लेकिन बहुत सारी खवातीन हैं जो कि बहुत सारे बच्चे पैदा करती हैं जो कि रूरल एरियाज में रहती हैं. दे आर वेरी अंडरनरिश्ड एंड दैट इज द मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम ऑफ पाकिस्तान, विच इज़ वाई आवर मैटरनल मोर्टेलिटी रेट इज सो हाई. चाइल्ड बर्थ में लोगों की इंतकाल हो जाता है जो कि नहीं होना चाहिए. सो एनीमिया is the most common problem in Pakistan, followed by things Yeah. like PCOS, endometriosis, and a lot more. थैंक यू सो मच। और आपके ख्याल में कॉमन मिथ्स क्या हैं? जो हमारे माशरे में कॉमन मिथ्स भी हर बीमारी के साथ लगता है। जैसे हमारे यहाँ मेडिकल की सर्टिफिकेट तो चंद ही लोगों के पास होता है, लेकिन हम सब कहते हैं कि हम सब डॉक्टर हैं और आपका इलाज करने वाले हैं, और उसमें मिथ्स भी हम डाल देते हैं अपने साथ थोड़े बहुत अपने तजुर्बों के साथ। तो बहुत बेसिक एक मिथ है. व्हाट वी नीड टू नो इज कि हमारी जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है वो 21 डेज से 35 डेज इज अ नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल. हमें लगता है कि हमें 28 डे की नॉर्मल साइकिल होती है. तो अगर 28 डेज से पहले किसी को आ जाए, किसी की साइकिल छोटी हो,
तो उसे लगता है कि मुझे पीरियड 10 दिन पहले आ जाते हैं, या किसी की 35 डे साइकिल हो तो उसे लगता है मुझे पीरियड 10 दिन लेट आ जाते हैं। तो इससे वो उनको लगता है कि देयर समथिंग रॉन्ग विद देम। So no, there's nothing wrong with you. The normal cycle is 21 to 35 day, which I am usually telling the patients also कि नहीं, ये normal बात है। तो एक ये मिथ है जो लोगों को लगता है कि ये एक irregularity है, जो कि नहीं है। ओके। अच्छा, आपने एनीमिया का ज़िक्र किया, तो अगर हमें बहुत सारे ऐसे बच्चियाँ हैं या लोग हैं देख रहे हैं, व्हाट डू यू सजेस्ट देम कि उनको क्या लेना चाहिए एनीमिया के लिए? उ कुछ 1-2 ऐसी चीज़ें जो आप बताना चाहें उनको? तो मैं इसको डिवाइड करूँगी इन द प्रिविलेज्ड क्लास एंड द नॉन प्रिविलेज्ड क्लास। जो प्रिविलेज्ड हैं, जिनके पास पैसे हैं, जो गोश्त खरीद सकते हैं, वो रेड मीट खाएँ, वो हुँ, व्हाइट मीट खाएँ, वो एग व्हाइट खाएँ, वो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खाएँ, वो हुँ, जूसेस पिएँ, वो अपनी डाइट अच्छी रखें। हुँ, Healthy diet is very, very important, and a healthy diet goes for PCOS and the rest of the problems as well. So for a woman, her nutrition is very, very important. जो underprivileged हैं, हुँ, जिनके पास इतने ज़्यादा पैसे नहीं हैं कि वो गोश्त खरीद सकें, वो हुँ, दाल दाल खाएँ, ठीक है? हुँ, पल्सेस। और उसके अलावा जो आप हमारे हेल्पर्स हैं, उनको हम व्हाट वी कैन डू इज़ इफ टिल अ रेवोल्यूशन कम्स एंड थिंग्स गेट बेटर, हम चैरिटी कर सकते हैं। जी। एंड हम आयरन की टैबलेट्स दे दें लोगों को कि प्लीज़ आप आयरन खाएँ, बिकॉज़ इवन इन रूरल एरियाज़ नोबडी टेक्स आयरन। एंड इवन हियर, यहाँ हुँ, पे एक आग खान जैसे हॉस्पिटल के अंदर जो पेशेंट्स आते हैं, उनमें भी इस चीज़ की कमी होती है। उनको भी 3-3, 6-6 महीने के लिए हमें आयरन टैबलेट्स देनी होती हैं। सो हुँ, आइदर यू कैन टेक आयरन सप्लीमेंट्स, और न्यूट्रिशन वाइज़ आप उसको बेहतर करें बाय हैविंग रेड मीट और मीट। थैंक यू सो मच। आपकी इस बात पे मुझे याद आया, क्या हमारी एक जानने वाली थी, उन्होंने कहा था कि एक खातून आई थी, उनका जो था एचपी लेवल 6 था। तो उनको मैंने जब देखा और उन्होंने पहनी हुई थी 30-40 हज़ार की ड्रेस, तो मैंने उनसे यही सवाल किया कि इस पे इन्वेस्ट करने के बजाय आप जाके खाना खाएँ, आपको कुछ भी हो सकता है। तो उन्होंने कहा कि ये तो मैंने खुद बनाया है, तो उन्होंने कहा आप कंसर्न इस पे ना लगाएँ, कंसर्न बॉडी पे लगाएँ, क्योंकि बॉडी जब अच्छी होगी आपकी, देन यू कैन लुक ब्यूटीफुल। लेकिन हमारे यहाँ वही बात है ना कि हम ज़्यादातर चीज़ें सुपरफिशियल देखते हैं। वी नेवर थिंक अबाउट हेल्थी डाइट्स। मेरा दूसरा सवाल ये है कि आपने जब नाम लिया एनीमिया, उसके बाद अगर हम आपने कहा कि एनीमिया की वजह से बहुत सारी बीमारियाँ हो सकती हैं, उनमें से एक है पीसीओ। तो नहीं हो आई सकता। मेंट नहीं, नहीं, आई मेंट कि हुँ, हुँ। मेंस्ट्रुएशन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स जो हैं, वो एक पीसीओएस तो है, एक या फीमेल रिलेटेड प्रॉब्लम, बट यू आस्क्ड कि रिप्रोडक्टिव एज में कौन-सी प्रॉब्लम है, तो वो एनीमिया इज़ मोस्ट कॉमन। ओके। सो आप पीसीओ के बारे में बताएँ, क्योंकि अक्सर लोग कहते हैं कि मैंने सुना है कि ये टैबू भी समझी जाती है और लोग उस पर ज़्यादा बात नहीं करते, क्योंकि एक उसकी वजह से आप हेल्दी हो जाते हैं, आपकी बॉडी स्ट्रक्चर चेंज हो जाती है, आपको एक्ने हो जाते हैं, कुछ लोगों को हेयर लॉस भी होते हैं। सो उसके बारे में थोड़ा बताएँ कि इसके सिम्पटम्स क्या हैं और इसको ओवरकम या नॉर्मलाइज़ कैसे किया जा सकता है? Okay. So, PCOS, it's a हुँ, polycystic ovarian syndrome. हुँ, It's combined with like psychological problems. Weight gain होता है, hair fall होता है, चेहरे पे acne होती है, menstrual irregularities होती हैं, चेहरे पे बाल आ जाते हैं। तो ये वेट गेन हो जाता है, और पीरियड्स काफ़ी काफ़ी महीने नहीं आते, फिर आ जाते हैं, फिर नहीं आते, फिर आ जाते हैं, और फर्टिलिटी इश्यूज होते हैं, पीपल हैव प्रॉब्लम्स इन गेटिंग प्रेग्नेंट। तो ये होता है पीसीओएस, एंड इट्स वेरी वेरी कॉमन इन पाकिस्तान। आगे जाके जिन लोगों को ये प्रॉब्लम होती है, जो इसको एड्रेस नहीं करते हैं, उनको आगे जाके डायबिटीज़ भी हो सकती है इस प्रॉब्लम की वजह ओह! से। हुँ, The very first thing, again, I will emphasize, I know we're doctors and हमसे expect किया जाता है कि हम दवाई बताएँ। हमसे जी, expect किया जाता है, we're हुँ, surgeons, तो हम सर्जरी की तरफ लेके जाएँ। But जी, the very first thing that is going to solve something like PCOS and something, anything in this world, is diet and exercise. If you are healthy, अगर आपका weight gain इतना नहीं हुआ, because weight gain की वजह से you are more prone to PCOS, ओह! ठीक है?
उससे इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाती है बॉडी में जब फैट ज़्यादा होता है। तो अगर आप अपना वेट लॉस करें, अगर आप हेल्दी डाइट मेंटेन करें, अगर आप इस तरह की चीज़ें करें, तो यू आर लेस प्रोन टू गेटिंग सच डिजीजेस। और अगर एक दफ़ा हो गई है, तो आप सबसे पहले तो इसको एड्रेस करें। बहुत सारे लोग हैं जो जिनको मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज़ होती हैं, तो वो उसको इग्नोर करते हैं। फिर जब उनकी शादी होती है, फिर जब वो प्रेग्नेंट होना चाहते हैं, तब वो डॉक्टर के पास आते हैं, तब वो इस चीज़ को एड्रेस करते हैं। तो नहीं, शुरू से आपको इस चीज़ को एड्रेस करना चाहिए। समटाइम्स ऐसा होता है कि 14-15 ईयर ओल्ड किड्स को पता चलता है कि उन लोगों को 16 ईयर ओल्ड 17 ईयर ओल्ड्स को कि उनको पीसीओएस है। बट वो कहाँ पता चलता है? वो डर्मेटोलॉजी क्लिनिक में पता चलता है जब वो एक्ने के साथ आते हैं। तो देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स जो हमें शुरू में ही एड्रेस कर लेनी चाहिए। सो सबसे पहले अवेयरनेस, हमें पता हो कि ये क्या है, कि अगर हमारे पीरियड्स इरेगुलर हैं, अगर हमें इस तरह की कोई प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, वी गो टू द डॉक्टर, वी we know कि okay there's something wrong, awareness, then realizing there is an issue, going to the doctor, complying with the treatment plan, and then things will fall in place. थैंक यू सो मच, क्योंकि इसके तो बहुत ज़्यादा लोग बात करते हैं और लोगों को ऐसा लगता है कि कुछ लोगों मैंने सुना है कि लोग इसको टैबू समझते हैं, इस पे डिस्कशन करना या पब्लिक प्लेस में बात करना। आप मुझे Anything related to menstruation, I'm sorry to cut you off, but anything related to do with the female reproductive system, इन सब के बारे में बात करने से लोगों को टैबू लगता है। Don't realize it's a normal body process. या इसमें कोई नापाकी की बात नहीं है, इसमें कोई इम्प्योरिटी की बात नहीं है। एक एक आदमी को अगर डायरिया हो रहा है, तो वो एक नॉर्मल थिंग से एबनॉर्मल चीज़ हो रही है। सिमिलरली एक फीमेल को अगर मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स हो रही हैं, तो वो एक नॉर्मल चीज़ में कोई एबनॉर्मल चीज़ हो रही है। तो व्हाई शुड यू नॉट टॉक अबाउट इट? Why should you keep it in your heart and deal with it when you want to get pregnant? Why not before? कोर्स। अब मेरा दूसरा सवाल आपके साथ ये था कि हाँ, मतलब कैसे फॉर एग्जांपल अक्सर बच्चियाँ जो होती हैं जब उनको पीरियड्स होते हैं तो वो डर जाते हैं ब्लड के कलर से, लाइक येलो, डार्क ब्राउन या लाइट रेड। तो हमें कैसे पता चलता है अपने ब्लड से कि इज इट नॉर्मल पीरियड और इज इट मतलब कुछ खराब है या कुछ गड़बड़ है? तो हमें किस तरह पता चल जाता है कि मतलब हमारा साइकिल नॉर्मल है और एवरीथिंग इज नॉर्मल? जैसे फॉर एग्जांपल कुछ सिम्पटम्स वगैरह आप अगर बताना चाहें, तो लोग शायद ऐसे भी हैं कि जिनको ये सब हो रहे हैं लेकिन उनको लगता है कि एवरीथिंग इज नॉर्मल और वो हिडन दुनिया में रहना चाहते हैं। So, normal menstruation is 21 से 35 डे साइकिल, ठीक है? ये हो गया कि कितने डेज में होनी चाहिए। अगर आपको 35 डेज से ऊपर की हो रही है, 2-2 महीने में एक दफ़ा आ रहे हैं, दैट इज़ एबनॉर्मल। अगर आपको 15-15 दिन में आ रहे हैं, दैट इज़ एबनॉर्मल, ठीक है? एक तो आपकी लेंथ ऑफ साइकिल हो गया। दूसरा, अगर आपको बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, इट्स सो मच दैट यू आर हेवीली ब्लीडिंग, एनीवन विल नो कि हेवी ब्लीडिंग क्या होती है, राइट? हम ऐसे क्वांटिटेटिव उसमें नहीं बता सकते, बट अगर यू हैव टू चेंज योर पैड्स, अगर क्लॉट्स पास हो रहे हैं, अगर बहुत हैवी ब्लीडिंग हो रही है, दैट इज एबनॉर्मल। फर्स्ट डे पे कंपेयर टू अदर डेज ज़्यादा होती है, बट if it's very heavy, then that is abnormal. If it has a foul smell with it, it is abnormal. If there is itching, extreme pain, or any sort of other discharge associated with it, then it is abnormal. ठीक है? If it's prolonged, if it is more than 7 days, it is abnormal. So all these things lead to an abnormal menstrual cycle. और जहाँ तक बच्चों की बात है, it's important कि उनको शुरू से बता दिया जाए, या उनको डायग्राम्स के जरिए बता दिया जाए that females have a uterus जो इस तरह का होता है, उसके साथ ओवरीज अटैच्ड होती हैं। जब आप थोड़े से बड़े होते हैं तो आप प्यूबर्टी हिट करते हैं, मतलब आप एडल्ट उसमें एडोलेसेंट एज में जा रहे होते हैं, तो आपकी बॉडी में चेंजेस आते हैं, जैसे आपके हेयर ग्रो होते हैं, जैसे आपकी हाइट बढ़ती है, उसी तरह से ये एक नॉर्मल चीज है। यू आर गोइंग टू हैव पैसेज ऑफ ब्लड फ्रॉम योर जेनाइटल्स एवरी मंथ, और इस तरह का वो होगा, तो इसमें कोई डरने की बात नहीं है। पेन हो तो आप हमें बताएं, विल गिव यू अ पेन किलर। इस तरह की चीजें बच्चों को पहले से ही बता देनी चाहिए, और आजकल के बच्चे बहुत स्मार्ट हैं तो उनको नहीं डर लगेगा।
थैंक यू सो मच डॉक्टर वर्दा, आपकी तरफ मैं आना चाहूंगी। मैं आपसे एक सवाल करना चाहूंगी, एंडोमेट्रियोसिस के बारे में आपसे कुछ सवालात करना चाहूंगी कि आप मुझे जरा बताइएगा कि किस तरह डायग्नोज या अनडायग्नोज होता है एंडोमेट्रियोसिस, और उसके कॉमन सिम्टम्स क्या हैं, अगर किसी को है तो किस तरह पता चल जाता है उसको, या फिर उसके लिए प्रिकॉशंस क्या होने चाहिए, उसको क्या करना चाहिए, और इज इट रिलेट्स टू कैंसर, सर्विकल कैंसर? यू आर म्यूट। या Assalamu alaikum. Thank you for having me here. या तो firstly, endometriosis एक बहुत ही नई टर्म कुछ लोगों के लिए है, एक बहुत ही ओल्ड टर्म कुछ लोगों के लिए है। ये इसलिए क्योंकि ये यूजुअली अनडायग्नोज्ड होती है, as it is not as commonly known to people as PCOS is, क्योंकि अब तो बहुत ज्यादा कॉमन होता है, people know about it. लेकिन एंडोमेट्रियोसिस इसलिए थोड़ा सा अननोन टॉपिक है बिकॉज इसकी जो डायग्नोसिस है वो इतनी ज्यादा कॉमन नहीं होती है। यूजुअली जैसे आपने बताया कि इसकी प्रेवलेंस इतनी ज्यादा है कि 1 out of 10 फीमेल्स को यूजुअली मतलब ये डायग्नोज्ड, इवन इफ इट इज अनडायग्नोज्ड, वो 1 out of 10 फीमेल्स में हो सकता है। लेकिन इसका डायग्नोसिस एज इजी एज पीसीओएस नहीं है, इसलिए ये लोगों को नहीं पता होता। तो बेसिकली आई वांट टू टॉक अबाउट एंडोमेट्रियोसिस के ये होता क्या है। तो इजी लैंग्वेज में, सो दैट ऑल द पीपल हु आर लिसनिंग टू अस मे अंडरस्टैंड, एंडोमेट्रियोसिस ये होता है कि जो आपका यूट्रस होता है उसकी लाइनिंग होती है जो हर मंथ मेंस्ट्रुएशन के साथ शेड होती है और ब्लीडिंग होती है, एंड देन इट फॉर्म्स अगेन। ये लाइनिंग यूट्रस में होना इज नॉर्मल। और अगर ये लाइनिंग यूट्रस के बाहर किसी भी स्ट्रक्चर पे है, जैसे कि आपकी जो यूट्रस के साथ ट्यूब्स अटैच्ड होती हैं उस पे, ओवरीज पे, आपके यूरिनरी ब्लैडर पे, या पेल्विस में आपके लोअर एब्डोमेन के किसी भी साइड पे हो सकती है, उसको एंडोमेट्रियोसिस कहते हैं, जो कि एबनॉर्मल चीज है। वो होनी सिर्फ यूट्रस में चाहिए, बट इट इज प्रेजेंट समवेयर एल्स एज वेल। तो ये एंडोमेट्रियोसिस है। अच्छा, इसके सिम्टम्स यूजुअली बहुत सारी डिफरेंट डिजीजेस के कॉमन सिम्टम्स होते हैं, इसलिए हम कोई ऐसा नहीं हो सकता कि आप जाएं डॉक्टर के पास एंड यू गो, यू टेल हिम के मुझे ये सिम्टम्स हैं एंड ही इंस्टेंटली डायग्नोसिस के आपको एंडोमेट्रियोसिस है। इसके जो सिम्टम्स हैं वो बहुत सारी डिफरेंट डिजीजेस से मैच करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपकी ब्लीडिंग इरेगुलर हो सकती है, आपको पेनफुल पीरियड्स के साथ पेशेंट आपको मिलेगा। उसके अलावा आपको पोस्ट और ड्यूरिंग इंटरकोर्स फीमेल्स जो हैं कंप्लेन करेंगी कि उनको पेन होता है विच इज अनबेरेबल, विच इज नॉट वेरी कॉमन। आपको पेशेंट नॉर्मल पेल्विक पेन के साथ आएंगी कि मुझे जनरलाइज्ड पेल्विस में पेन रहता है, मुझे टांगों में पेन होता है, मुझे बैक में बहुत ज्यादा पेन रहता है, वो क्रॉनिक है। कुछ पेशेंट ये भी कहते हैं कि उनको ड्यूरिंग डेफिकेशन स्टूल पास करने में इतना ज्यादा पेन होता है, या यूरिन पास करने में, तो आप उसको यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन करके भी डील कर सकते हैं, या आप उनको इंटेस्टिनल मेडिसिन दे के ट्रीट कर सकते हैं, बट प्रॉब्लम परसिस्ट करती है क्योंकि आप कॉज तक नहीं पहुंच सके। तो ये डिफरेंट सिम्टम्स होते हैं। उसके अलावा नोजिया, फटीग, थकन भी होती है, क्योंकि ऑब्वियसली इसमें पेन आपको पीरियड्स के साथ भी होता है और ब्लीडिंग एबनॉर्मल भी हो सकती है, जिसकी वजह से, जैसे डॉक्टर सीप ने हमें बताया कि अनीमिया इतना कॉमन है, तो वन ऑफ द कॉजेज ये भी हो सकता है कि आपको अनीमिया भी है जिसकी वजह से आपको थकन है। अल्टीमेटली आपका जो मेन इशू इस डिजीज के साथ आता है, क्योंकि पेनफुल पीरियड्स, आप पेन किलर्स से आजकल अवेयरनेस भी जो हमारी एजुकेटेड वाली अवाम है उनमें ये अवेयरनेस है कि उनको कौन सी पेन किलर लेनी चाहिए, तो यूजुअली वो इन सिम्टम्स को इस तरह मैनेज कर लेते हैं। लेकिन जो इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम है ये परसिस्ट करती है क्योंकि आपने कॉज नहीं पता किया हुआ होता। तो हम अभी जो एड्रेस करें इनफर्टिलिटी को, मैं आपको ये भी बताती चलूं कि इनफर्टिलिटी इज वन ऑफ द रीजंस के लोग जो है डॉक्टर के पास अल्टीमेटली चले जाते हैं अपने सिम्टम्स को मैनेज करने के बाद, क्योंकि उनसे ये प्रॉब्लम जो है वो डील नहीं हो पाती। आपने मुझसे ये भी पूछा था कि इसका कैंसर से कोई रिलेशन है या नहीं। तो रिसर्चेस इस पे अभी भी हो रही हैं, क्योंकि ये टॉपिक अभी भी अंडर रिसर्च है, एक्सटेंसिव रिसर्चेस हो रही हैं और हमें डिफरेंट चीजें पता चलती हैं विद टाइम। अभी तक कोई ऐसा हमें स्ट्रॉन्ग एविडेंस नहीं मिला है कि एंडोमेट्रियोसिस कैंसर से रिलेटेड है, लेकिन
कुछ रिसर्चेस ये कहती हैं कि ओवेरियन कैंसर का इससे कुछ लिंक है। वो इस तरह से कि जिन फीमेल्स में एंडोमेट्रियोसिस डायग्नोज हो गया था, उनमें प्रेवलेंस ऑफ ओवेरियन के 2 टाइप्स ऑफ कैंसर जो है ना वो हमें ज्यादा मिले एज कम्पेयर टू नॉर्मल फीमेल्स। वो एंडोमेट्रियोइड कैंसर और क्लियर सेल कैंसर होता है। तो ये, लेकिन ये भी हमें स्ट्रॉन्ग एविडेंस के साथ सपोर्टेड नहीं है, तो वील सी कि अब आगे रिसर्चेस हमें इस बारे में क्या कहती हैं। अच्छा, आपने पेन किलर का नाम लिया, क्या आप पोनिस्टान या पैनाडोल या नॉर्मल इस तरह के पेन किलर लेने चाहिए जब आपको ज्यादा सर्विकल में मतलब पेल्विक पेन हो, या मतलब जैसे कुछ लोगों को वोमिटिंग भी होती है और जी कुछ लोगों जी, को नाउजिया भी होती है, तो ये भी एंडोमेट्रियस से रिलेटेड है? बिल्कुल। नॉजिया, वॉमिटिंग और अल्टीमेटली कुछ फीमेल्स को ड्यू टू द फैक्ट कि उनकी लाइफस्टाइल इतनी ज्यादा अफेक्ट हो जाती है, दे आर नॉट एबल टू गो टू देयर वर्क, इतना ज्यादा पेन Exactly. होता है। बिल्कुल। तो उससे उनकी लाइफस्टाइल की क्वालिटी बहुत ज्यादा अफेक्ट होती है, वो डिप्रेशन में भी अल्टीमेटली जो है वो चली जाती हैं, क्योंकि इनफर्टिलिटी इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग टू डील विद। तो यूजुअली हम ये, इसका जो ट्रीटमेंट है, देयर इज नो ट्रीटमेंट बेसिकली। Mhm. इसकी जो सिम्टम्स हैं वो हम मैनेज करते हैं और Mhm. सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करते हैं। अगर फीमेल पेन के साथ की कंप्लेन करती हैं, वी ऑफर देम पैरासिटामोल, वी ऑफर देम एनसेड्स, नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स। Okay. एंडोमेट्रियोसिस में बेसिकली ये जो एंडोमेट्रियल टिश्यू है, ये जब दूसरे स्ट्रक्चर्स पे होता है, फॉर एग्जाम्पल इट इज प्रेजेंट इन द पेल्विस, फॉर एग्जाम्पल इट इज प्रेजेंट ऑन द ब्लैडर, तो एवरी मंथ आपके हार्मोनल चेंजेस जो होते हैं वो तो हो रहे हैं। तो Mhm. अलॉन्ग विद आपकी यूट्रस की लाइनिंग, इस लाइनिंग में भी ग्रोथ होती है, और ये हर मंथ आपके पीरियड्स के साथ ब्लीड भी करते हैं। बट द इशू इज कि इसका जो ब्लड है, जो ब्लीड होता है, वो मटेरियल यूट्रस के थ्रू, विजाइना के थ्रू पास नहीं हो पाता। तो Mhm. ये प्रोसेस हर महीने या फिर हर 2 महीने, जिसकी भी जो रेगुलर साइकिल्स होती हैं, उसके अकॉर्डिंग ये हर हर मतलब रेगुलरली होता रहता है। अल्टीमेटली वो इन्फ्लेमेशन जो है, जो सूजिश हम कहते हैं नॉर्मल लैंग्वेज में, वो बढ़ जाती है, वहाँ इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं, और इन्फेक्शन या सोजिश के बाद का जो पेन होता है वो आपको डिस्टर्ब कर रहा होता है। और जब आपको किसी जगह पे सोजिश होती है या कोई इन्फेक्शन होता है, तो एक सब्सटेंस जिसको हम साइटोकिन्स कहते हैं, साइटोकाइंस कहते हैं, वो रिलीज होता है, और वो आपके इनफर्टिलिटी का एक कॉज है। तो इस तरह से कि वो स्पर्म और एग को इनहिबिट करता है। तो ये एक वन ऑफ द कॉजेज है कि ये एंडोमेट्रियोसिस इनफर्टिलिटी कैसे कॉज करता है। और जो सबसे ज्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉज है वो इनफर्टिलिटी का, वो ये है कि जब आपकी किसी स्ट्रक्चर में, फॉर एग्जांपल अगर फेलोपियन ट्यूब, जो आपका ट्यूब यूट्रस को ओवरीज से कनेक्ट करता है, उसमें अगर इन्फ्लेमेशन होती है और फिर खत्म हो जाती है, फिर होती है, तो वहां पे अधीजन्स फॉर्म हो जाते हैं। बेसिकली अधीजन्स को मैं इजी लैंग्वेज में ये कहना चाहूंगी कि बैंड्स फॉर्म हो जाते हैं जो आपकी ट्यूब को क्लोज कर देते हैं। तो Yeah, I बेसिकली heard एक about it. रास्ता है, Yeah. जो नॉर्मल था और वो बंद हो गया है, तो ऑब्वियसली इट इज गोइंग टू कॉज इनफर्टिलिटी अनलेस इट इज ट्रीटेड। थैंक यू सो मच डॉक्टर वर्दा। आई थिंक आपने ओके। बहुत इंफॉर्मेटिव बातें बताई, क्योंकि सबसे कॉमन आजकल यही है कि लोगों को ये सारे सिम्टम्स हो रहे हैं और हमें समझ में नहीं आता। कुछ लोग बस ऐसे ही गुजारा कर लेते हैं, कुछ लोग देसी टोटका अपना लेते हैं या फिर टकोर वगैरह रख लेते हैं कि गर्म बिल्कुल वगैरह इस तरह। फिर लेकिन मतलब इसकी काज जो है जाके इनफर्टिलिटी तक पहुंचती है, और फिर हम आखिरी स्टेज में जाके पता लगाते हैं, उस वक्त तो बहुत बिल्कुल। सब कुछ खराब हो चुका होता है। मैं थैंक एक और चीज ऐड करना चाहूंगी, ये कि डायग्नोसिस का जो डिफरेंस है नॉर्मल आपके जो मेंस्ट्रुअल डिजीजेस हैं उससे, इसका ये है कि नॉर्मल डिजीजेस यूजुअली अल्ट्रासाउंड से या हार्मोनल टेस्ट से डायग्नोस हो जाती है, जबकि जो एंडोमेट्रियोसिस है, इसका अल्टीमेट जो डायग्नोस्टिक इन्वेस्टिगेशन है वो लेप्रोस्कोपी है, जो कि एक इन्वेजिव प्रोसीजर है। तो हर फीमेल इस प्रोसीजर की तरफ नहीं मूव करना चाहिए। मैं अगर एक यू। डॉक्टर के पास जाके अपनी पीरियड के पेन की कंप्लेन करती हूँ, या ब्लीडिंग मुझे ज्यादा होती है, या मेरे लेग और बैक में पेन होता है, और अगर मुझे माइल्ड एंडोमेट्रियोसिस भी है, तो अगर मुझे डॉक्टर कहता है कि मैं लैप्रोस्कोपी करूंगा, लैप्रोस्कोपी वो प्रोसीजर है इसमें एक होल किया जाता है और उसके थ्रू आपके पेल्विस में कैमरा जाता है, और वो देखा जाता है कि कौन कौन से स्ट्रक्चर्स हैं, कैसे हैं, और फिर उसके थ्रू ही हमें पता चल सकता है कि कौन कौन से स्ट्रक्चर्स पे वो एंडोमेट्रियल टिश्यू मौजूद है।
ये चीज किसी और टेस्ट से हमें नहीं पता चलती। तो मैं तो नहीं जाना चाहूंगी किसी सर्जरी की तरफ जस्ट टू डायग्नोज कि मुझे हाँ, पीरियड्स के साथ पेन क्यों होता है। मैं पैरासिटामोल लेके आई थिंक आई गो एग्जैक्टली। बैक होम। तो और ये इसका इसलिए अनडायग्नोज्ड होता है। इसीलिए तो शायद इसकी फीस भी ज्यादा होती होगी बड़े हॉस्पिटल्स बिल्कुल में और हाँ, आम, बिल्कुल। या एग्जैक्टली मतलब they are ब- willing to do this, they can't afford it. कितनी फीस होती होगी इसकी अगर एक आम पेशेंट अगर जाए इसके लिए? It depends hospital to hospital. आप किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में जा रहे हैं तो फीस और कुछ और होगी, अगर आप किसी पब्लिक हॉस्पिटल में जा रहे हैं तो जाहिर है कुछ और होगी, बट इट्स अ लॉट. मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन है, उसके बाद हम ऑडियंस के क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। हमें अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मिल रहे हैं। हमारा मेरा क्वेश्चन है कि कोविड के बाद भी लोग शिकायत कर रहे हैं कि हमारे पीरियड्स को कोविड होने के बाद कुछ इरेगुलर हो रहे हैं, कुछ चीजें चेंज हो रही हैं। ये इज इट अ मिथ और इज इट ट्रू कि लोगों की पीरियड्स में चेंजेस आते हैं इस तरह के वायरस से या कुछ इस तरह? सो कोविड की हर चीज इस वक्त इट्स एवरीथिंग इज न्यू. कोविड के बारे में आप रोज एक न्यू चीज सीखते हैं, कभी आप पुरानी चीजों को ऑब्सोलीट समझते हैं, न्यू चीजें आती हैं, but there is no evidence-based study at the moment which suggests that COVID has anything to do with your menstrual irregularities. Okay. अ, और एक सवाल मेरा आम सा है, अक्सर लोग इस पे बात करते हैं, लिक्यूरिया इज नॉर्मल, और इसके बारे में थोड़ा सा हमारे ऑडियंस को बताएं कि ये मतलब। Chorea is vaginal discharge. If it हम्म, is clear, clear water-like, it is normal. If हम्म, it is less in amount, it is normal. हम्म, If it's colored, if it's yellow, green, if it's white, if it's foul smelling, if it's curdy white, अगर वो ज्यादा है, अगर वो आपको तंग कर रहा है तो वो it's abnormal. Then you need to see a doctor. इट अगर वो सीम्स लाइक कभी होता है तो it's normal. इट्स नॉर्मल। ओके, मुझे थोड़ा सा मेनोपास, प्री मेनोपास के बारे में भी हमारे ऑडियंस को बताएं, क्योंकि अक्सर हमें मेनोपास के बारे में कम ही सुनते हैं और लोग कम ही बात करते हैं इसके हवाले से। अक्सर लोगों को मतलब बस ये सुना है कि पीरियड्स नहीं हो रहे हैं, इससे ज्यादा कभी मतलब डीप कन्वर्सेशन इस पर नहीं होते कि एक अगर थोड़े से प्री सिम्टम्स और थोड़े से केयर के बारे में बताएं, अगर किसी थोड़ा सा आइडिया हो कि मतलब कैसे प्री प्री सिम्टम्स और उसके केयर, आप में से दोनों। Basically, menopause is जब gradually हमारी बॉडी में हमारे हॉर्मोन्स, हमारी ओवरीज वो हॉर्मोन्स बनाना बंद कर देती हैं, अपना काम स्लोली स्लोली वो कम कर रही होती हैं और पीरियड्स आना बंद हो जाते हैं अल्टीमेटली. The woman cannot reproduce after that. Common after the age of 42 till 52. इसके दौरान मेनोपॉज़ल सिम्टम्स भी आ सकते हैं और मेनोपॉज भी हो जाता है. एक तो पीरियड में इरेगुलरिटी आती है, दूसरा पेशेंट के मूड स्विंग्स होते हैं, विच इज नॉट ड्रामा, विच इज नॉट के पेशेंट ऐसे ही वो कर रहा है. नो, इट्स एक्चुअल, इट्स रियल मूड स्विंग्स होते हैं बिकॉज ऑफ द हॉर्मोन्स. हॉट फ्लशेस होते हैं, अचानक आपको एक गर्म सी फीलिंग आने लगेगी, आप ऐसे ऐसे करोगे, आप मैं आपकी पंखा बात काट चलाओगे. रही हूँ, ये अक्सर लोग इस पर बात करते हैं, लेकिन वो बस यही कहते हैं कि बड़े लोग जो है ना घरों में, आप देखे वो कहते हैं हमें गर्मी लग रही है, और आपको ठंड लग रही होती है लेकिन उनको गर्मी लगती है। तो ये हॉट एग्जैक्ट। फ्लशेस जिसको कहा जाता है, विच इज अ सिम्टम हाँ। ऑफ मेनोपॉज. तो प्री मेनोपॉज ये सारी चीजें होती हैं, हार्मोनल आपके बॉडी के चेंजेस होते हैं. देयर आर सम मेडिकेशन सिम्टोमेटिक जो इसको कंट्रोल करने में हेल्प करती हैं. उसके अलावा पेशेंट जो फीमेल है उसे पता होना चाहिए कि दिस इज व्हाट दे आर गोइंग थ्रू. तो ये अवेयरनेस उनको होना ज़रूरी है, विच मोस्ट ऑफ द पीपल डोंट हैव. दे थिंक कि ये सिर्फ पीरियड रिलेटेड है, बट इट्स नॉट, इट्स अ होल एग्जैक्टली। ओवर. लोग लाइट लेते हैं, मतलब मेनोपास के बारे में मैंने सुना है लोग बहुत लाइट लेते हैं, कम ही गुफ्तगू होती है इस पर, ज्यादातर तो इनफर्टिलिटी पे ही गुफ्तगू होती है हमारी। तो मेरा एक अगर ना हम इस तरह के जगह रहते हैं जहाँ पे फीमेल
has literally no rights, and I'm not talking about you and me, I'm talking about women from the rural areas. तो वो कुछ birth से related होगा तो वो शायद डॉक्टर के पास ले भी जाए, बट कोई birth से related कोई चीज नहीं है तो वो पहली बात तो उसके अंदर हिम्मत भी नहीं होती कि वो बताए कि मुझे कोई प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि इसको शर्म से बहुत ज्यादा रिलेट किया जाता है मेंस्ट्रुएशन को। तो वो तो बोल भी नहीं सकती, बोले भी तो इतनी वो नहीं है, एक्सेस टू हॉस्पिटल केयर नहीं है इन द रूरल एरियाज, so which is why this is very socially linked. Whatever topic we're discussing, it is very socially linked. It is divided into privileged women and non-privileged women. Exactly. Totally other treatment. मैं इसमें ऐड करना चाहूंगी एक रीसेंट, मैं क्योंकि यूजुअली गायनोकोलॉजी से रिलेटेड नहीं हूँ, पहले की थी, बट मेरा इसमें यहाँ पे आने का एक रीजन ये भी है कि रिसेंटली यहाँ पे एक अवेयरनेस सेशन हुआ था जिसमें मेरी एक फैमिली फ्रेंड मुझे जो है वो एक गवर्नमेंट स्कूल बेसिकली लेके गई थी, जहाँ पे जाके उन्होंने कहा था कि हम बेसिकली देयर इज अ प्रोजेक्ट जिसमें हम फीमेल की मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर्स जो यूजुअली उनको प्रॉब्लम्स होती हैं वो डिस्कस करेंगे। तो आप एक ओपीडी काइंड ऑफ सेशन रखिएगा जिसमें वो अपनी प्रॉब्लम डिस्कस करें एंड यू गिव योर सजेशन या कोई प्रिस्क्रिप्शन अगर उनकी ऐसी कोई प्रॉब्लम है जो मेडिकली ट्रीट हो सकती है। एंड आई टेल यू 90% ऑफ दोज गर्ल्स जो कि they were aged almost around maybe 11 to 15 years, 90% of them were very shy, मतलब उनको बार बार उनकी टीचर्स पकड़ पकड़ के ला रही थी and they had major problems, they had major menstrual irregularities, major issues थे उनके, जो उन्होंने मुझे बताया कि वो घर में नहीं बता सकती क्योंकि घर में उनको अलाउड नहीं है इस टॉपिक पे बात करना। सो इट इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट कॉजेज कि ये प्रॉब्लम्स बढ़ती जा रही हैं क्योंकि ये अनएड्रेस्ड रहती हैं। और हम तो फिर भी अपने कुलीग से, अगर बीइंग अ मेडिकल प्रोफेशनल हम अपनी कुलीग से बात कर लेते हैं, लेकिन इवन एजुकेटेड फीमेल्स में भी जो मेडिसिन से रिलेटेड नहीं होती हैं, प्रॉब्लम्स अनडायग्नोज चली जाती हैं, वो नहीं डिस्कस करती, तो हम अनएजुकेटेड और रूरल एरियाज की फीमेल्स में तो ये बहुत बड़ा इशू रहेगा। आई थिंक इट विल टेक टाइम टू गेट रिजॉल्व्ड। That's why we are doing series के अगर किसी ने हमें लाइव नहीं देखा है तो YouTube के जरिए भी वो किसी भी वक्त हमारे इस सीरीज को देख सकते हैं जिसमें हम मुख्तलिफ चीजों पर डिस्कशन कर रहे हैं। मेरा एक दूसरा सवाल है कि वही मार्केटिंग और वगैरह में अक्सर आप देखें तो आपको शेल्फ्स में ये एक चीज नजर आती है कि लाइक विजाइनल क्लींजर्स के नाम पर, इज इट सेफ, कैन इट बी यूज्ड, और इसकी यूज करना जरूरी है या वो जस्ट फॉर मार्केटिंग ये लोग रख लेते हैं विजाइनल क्लींजर्स, या कोई लिक्विड वगैरह इस तरह के अवेलेबल होते हैं मार्केट्स में? मैंने अक्सर use them. Be simple. ये फैंसी चीजें से जरूरत नहीं है। We maintain hygiene, but ये इस तरह की चीजें भले यूज ना करें तो it's all right. मतलब जैसे प्रेग्नेंस वगैरह ये जो मार्केटिंग के लिए रखते हैं, सफाई वगैरह इस तरह की, आई थिंक इट्स नॉर्मल, जस्ट सोप वगैरह से भी आप नहा सकते हैं, अपने कपड़े धो सकते हैं। Even when we discharge patients at the hospital, we tell them soap and water. No fancy things, just soap and water. मेरा एक दूसरा सवाल ये है कि थोड़ा सा सर्विकल कैंसर के बारे में भी बताएं कि जैसे फॉर एग्जांपल उसके सिम्टम्स क्या हैं, किस तरह एक पेशेंट को किस तरह पता चल जाता है, अगर फॉर एग्जांपल ऐसे भी लोग हैं जिनको शायद सिम्टम्स हो और उनको मालूम ही नहीं, और उसके लिए फर्स्ट उनको क्या करना चाहिए? Okay. Can you hear me? Yes, please say. Okay, because मुझे नहीं सही से आवाज आ रही। नहीं, okay, please maybe you can hear me. I'll just go on. Yeah. So, Granaz, I will be talking in very basic terms. ठीक है, मैं academic उसमें नहीं जाऊंगी. Sure. Cervical cancer is very common in Pakistani females. ये एक human papilloma virus होता है which is a cause of cervical cancer. And ये sexually active females में हो सकता है, which is why एक screening test है जिसको हम pap smear कहते हैं.
every woman after the age of 21 years, if she is sexually active, हर 3 साल में उसको ये टेस्ट करना चाहिए. ये ओपीडी में हो जाता है. एक 2 मिनट का टेस्ट होता है. आपकी स्क्रैपिंग सर्वाइकल स्पेक जैसे वजाइनल एग्जामिनेशन होता है वैसे उसमें एक स्क्रैपिंग लेते हैं. वो लैब जाता है, उसका रिपोर्ट आता है. वो बताता है कि whether you have the tendency to get cervical cancer in future, which is screening test, which is very important. और वो बेतहाशा प्रॉब्लम से बचा सकता है एक फीमेल को और उसकी फैमिली को. तो take home message from whatever we are discussing, that screening test like pap smear हर 21 years से ऊपर फीमेल को कराना चाहिए. कोई भी मतलब हर 3 साल बाद करवाए, हर 3 हाँ. साल बाद करवाए. जब उसकी नॉर्मल आए भी तो उसे कराना चाहिए. नॉर्मल फीस क्या होती है उसकी, जो किसी हॉस्पिटल में अगर आप कराना चाहते हैं? इट्स फ्री इन गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स. जेपीएमसी में मैंने काम किया है, वहाँ पे फ्री. ओह, दैट्स रियली नाइस. हमारे कुछ क्वेश्चंस हैं. वर्दा, आपके उस क्वेश्चंस एंडोमेट्रियोसिस के हवाले से एक क्वेश्चन है कि व्हाट अबाउट सिम्टम्स अदर देन इनफर्टिलिटी एंड इज देयर अ वे टू स्टॉप द स्प्रेड ऑफ टिश्यू ट्रांसफर टू अदर ऑर्गन्स? नहीं, क्योंकि इसका जो बहुत सारी थ्योरीज हैं जो कॉज बताती हैं एंडोमेट्रियोसिस के. वन ऑफ देम जो बहुत पॉपुलर है वो ये है कि जब आप ब्लीड करते हैं तो कुछ टिश्यू, रेट्रोग्रेड ब्लीड बेसिकली इसको कहते हैं, जिसमें एक जो पाथवे है उसके बजाय पीछे की तरफ ब्लड और टिश्यू मूव करता है और फिर वो वहां पे रुक जाता है और फिर वो ग्रो करता है. बट ये सब एविडेंस, थोड़े एविडेंस हैं, थोड़े एविडेंस नहीं है, तो इट इज नॉट अ कंफर्म्ड थ्योरी के इसका कॉज यही है. अननोन कॉजेज हैं तो आप उसको इस तरह प्रिवेंट नहीं कर सकते. आप सिम्टोमेटिक ट्रीट करेंगे इस डिजीज को, जो सिम्टम्स होंगे हम उसको एड्रेस करेंगे. और इसके ट्रीटमेंट में हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस होते हैं. जैसे मैंने आपको बताया, पेन के लिए आप पेन किलर्स लेते हैं. इसी तरह से हार्मोन्स को रेगुलेशन, हार्मोन्स की जो रेगुलेशन है उसके लिए हार्मोनल थेरेपीज होती हैं. उसके अलावा हमारे पास बर्थ कंट्रोल पिल्स होती हैं, जिसमें जो कि हार्मोन्स ही होते हैं. इससे हमें इस तरह हेल्प मिलती है कि ये उन हार्मोन्स को, जो रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स होते हैं, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, इनको कंट्रोल करते हैं, जो कि ग्रोथ ऑफ टिश्यू को कम करती है. अल्टीमेटली इससे ओव्यूलेशन भी अफेक्ट होती है. और जब आपकी ओव्यूलेशन नहीं होती, ओव्यूलेशन इज द रिलीज ऑफ एग फ्रॉम द ओवरीज, तब ओव्यूलेशन नहीं होगी तो आगे के जो प्रोसेसेस हैं वो भी नहीं होंगे. इसकी वजह से जो टिश्यू आपका कहीं और प्लेस्ड है उसकी ग्रोथ आप रोक सकते हैं, और उससे रिलेटेड पेन जो है वो आप रोक सकते हैं, और उससे रिलेटेड जो सिम्टम्स हैं आपको रोक सकते हैं. अल्टीमेटली इसका जो मेन, जो फीमेल्स हमारे पास इनफर्टिलिटी के इस कॉज के साथ आती हैं कि वो इनफर्टिलिटी का कोई और कॉज उनको समझ नहीं आ रहा, डॉक्टर्स ने लेप्रोस्कोपी की एंड दे गेट टू नो कि पेशेंट को एंडोमेट्रियोसिस है या कहीं ब्लॉकेजेस हैं, तो अल्टीमेटली फिर वो सर्जरीज की तरफ जाते हैं. सर्जरी से वो उस ब्लॉकेज को खत्म करेंगे, या जो भी सर्जिकल रिमूवल उस टिश्यू का जहाँ पे भी उन्होंने लोकेट किया है वो करते हैं. इतना कि उसको वो बर्न भी कर सकते हैं, उसको वेपराइज भी करते हैं, उसको रिमूव भी कर देते हैं सर्जिकली. और अगर उससे उनकी इनफर्टिलिटी का इशू सॉल्व हो जाता है तो फिर अल्टीमेट यही ट्रीटमेंट होता है. थैंक यू. एक हमें एक और सवाल है कि थोड़ा सा जल्दी जल्दी सवालों की तरफ जाते हैं. 3-4 सवाल हैं. इज प्री मेंस्ट्रुअल डिसोफोरिक डिसऑर्डर नॉर्मल और शुड आई बी वरीड अबाउट इट? Premenstrual. So whatever you just said, it means depression associated with premenstrual disorder. So you should not be worried about it, but you need to address it. Just like we said कि menstruation से के related बात करना अजीब समझा जाता है, वैसे ही डिप्रेशन से रिलेटेड बात करना अजीब समझा जाता है. लोगों को लगता है शॉपिंग पे ले जाओ तो डिप्रेशन ठीक हो जाएगी. It's not true. Exactly. This depression is related to the hormone levels, and you need proper counseling, you need proper treatment for it. So no, you should not be worried about it, but you need to address it. And if there's someone in the family you think is going through it, तो उसको proper doctor के पास लेके जाना जरूरी होता है. Is it normal period changes dates? Is it normal period changes dates? For example, periods के dates change हो रहे हैं. Is it normal? Yes, just like I explained earlier. So we think that, for instance, somebody's period date is 18th November.
I just said my birthday. For instance, somebody has periods on 18 November. Okay. उसको फिर वो एक्सपेक्ट करेगी कि उसको 18 दिसंबर को पीरियड आए. कोई बात नहीं, 18 दिसंबर को नहीं आया तो कोई बात नहीं. That just means your cycle is not a 28-day cycle. अगर आपको 25th दिसंबर को भी आ गया तो वो भी नॉर्मल बात है, क्योंकि एटलीस्ट वो 35 डे में होता है. अगर आपको 15th नवंबर को आ गया तो वो भी नॉर्मल है. तो अगर पीरियड डेट चेंज हो रही है बट इट इज फॉलोइंग विद इन द साइकिल ऑफ 21 and 35, then it is normal. If it's going beyond that, if you're getting a period on the 18th of January, then that is abnormal. If you're getting it on the 1st of December, then that is abnormal. थैंक यू. दूसरा आपके उस पे कमेंट है कि पिप स्मीयर इज नॉट अलाउड फॉर वुमेन इन पाकिस्तान इफ दे आर नॉट मैरिड. वुमेन वांट इट बट सोसाइटी डजंट अलाउ इट. That's true, and that is sad. But like I said, if somebody is unmarried but is sexually active, उनको कराना होता है. बट यहाँ पे आप किसी को जाके बोलेंगे कि आप अनमैरिड हैं और आप सेक्सुअली एक्टिव हैं तो वो आपको क्लिनिक से बाहर निकाल देंगे. लेकिन 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 काफी सारी जगहें हैं जो इस तरह से नहीं होती. अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो आप हॉस्पिटल, प्राइवेट हॉस्पिटल में जाके पैप स्मीयर करवा सकते हैं, क्योंकि they're getting money for it. No matter how judgmental they are, they have to do it because they're getting money for it. So if you can afford it, go ahead, get the test done. दूसरा क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है कि एज डॉक्टर्स व्हाट वुड यू डू फॉर गर्ल्स इन पाकिस्तान व्हाइल आर डिनाइड ट्रीटमेंट फॉर कंडीशन लाइक एंडोमेट्रियोसिस बिकॉज ऑफ वर्जिनिटी स्टिग्मा. Endometriosis does not have a virginity stigma attached to it, but there are a lot of other problems that have a virginity stigma attached to it. What we can do is not be judgmental, just like most of the doctors are not. बहुत सारे हैं जो कि नहीं है, बट इसमें सिर्फ डॉक्टर से रिलेटेड बात नहीं है. इसमें एक ओवरऑल अपलिफ्ट ऑफ सोसाइटी चाहिए, एक ओवरऑल एजुकेशन चाहिए, एक ओवरऑल ये समझना चाहिए कि आपका रिलीजन आपकी हद तक होता है. आप किसी पे इम्पोज नहीं कर सकते कोई चीज. तो हम इस वक्त ये नहीं कह रहे क्या चीज गलत है क्या चीज सही है. हम इस वक्त ये कह रहे हैं कि आप जो कर रहे हैं वो आपका अपना है. इट्स बिटवीन यू एंड गॉड, एंड अ कल्चर लाइक अस वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट. सो दिस हैज अ लॉट ऑफ पॉलिटिकल एंड सोशल एस्पेक्ट्स टू इट. It has nothing to do with just doctors. Doctors भी तो उन्हीं घरों से निकलते हैं ना जो इन social इन cultural चीजों में पले बड़े हैं. Trust me, books and MBBS don't make you a non-judgmental person. They don't. So जो clinic से बाहर निकालता है वो भी तो MBBS ही पढ़ा हुआ उसने होता है ना, but उसके अंदर cultural stigmas होते हैं. So it needs an overall uplift of society where we need to understand that religion सिर्फ आपकी हद तक होता है and science should be science. और patient care किसी को deny नहीं करनी चाहिए, virgin or non-virgin. Thank you. एक और question है कि how worried should we be about period pain? What does it indicate? Period pain can indicate a lot of things, but एक normal cyclical pain भी होता है. अगर कोई फीमेल है जिसको उसको डिस्मेनोरिया कहते हैं इन मेडिकल टर्म्स, तो डिस्मेनोरिया की बहुत सारी कॉजेज होती हैं. लेकिन अगर किसी को पीरियड पेन हो रहा है जो बेरेबल है, आप एक पेन किलर खा सकते हैं. लेकिन अगर किसी को बहुत शदीद पेन होता है तो इट नीड्स टू बी एड्रेस्ड. लाइक डॉक्टर वर्दा सेज, एंडोमेट्रियोसिस इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन कॉजेज जिसकी वजह से अजीब सा पेल्विक पेन होता है जिसके बारे में पता ही नहीं चलता कि क्यों हो रहा है. ठीक है. और इसके अलावा पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीजेस में पेल्विक पेन होता है, और भी बहुत सारी चीजें हैं जिसमें डिस्मेनोरिया होता है. ठीक है. तो इट नीड्स टू बी एड्रेस्ड इफ इट इज आउट ऑफ कंट्रोल और मेडिकेशन से वो रिलीव नहीं हो रहा तो. और हर इंसान का पेन थ्रेशोल्ड डिफरेंट होता है. एग्जैक्टली. कुछ लोगों को तो डायरिया होता है प्री मेंस्ट्रुअल में, कुछ लोगों को डायरिया होता है, कुछ लोगों के सर में शदीद किस्म का दर्द होता है. मतलब हर एक का डिफरेंट है, लेकिन हम हमेशा सोचते हैं कि सबके अंदर हार्मोन्स हैं, राइट. तो ये हार्मोन्स ही ये सारी चीजें कर रहे हैं. कुछ लोगों पे कुछ इफेक्ट होगा, कुछ लोगों पे नहीं होगा. कुछ लोगों के सिर्फ मूड स्विंग होंगे. कुछ लोगों के मूड स्विंग्स होते हैं, कुछ लोग बिला वजह रोते हैं, छोटी बात पे रोते हैं.
नॉर्मल डेज कुछ में लोगों कोई को बड़ी सी बड़ी बात एक्सेप्ट कर लेंगे और उसमें रोने शुरू हो जाएंगे जब पीरियड्स आने वाले होंगे, सो इट्स जिन ऑल लोगों नॉट। को माइग्रेन की प्रॉब्लम्स होती हैं और तो उनको ड्यूरिंग पीरियड्स या प्री पीरियड्स जो है ना वो माइग्रेन उनका एग्रवेट हो जाता है, तो इस वजह से उनको सर में दर्द की प्रॉब्लम होती है। और फिर अगर उसके साथ डिस्मेनोरिया हो तो फिर वही मैंने जैसे बात की थी कि इट अफेक्ट्स द क्वालिटी ऑफ लाइफ, वो वर्क हो स्कूल हो दे आर नॉट एबल टू गो देयर। तो ये सब चीजें एसोसिएटेड होती हैं एंड इट नॉट इम्पॉर्टेंट कि ये सब चीजें पैथोलॉजिकल हो या ये एबनॉर्मल हो। ये सब चीजें हार्मोन्स की वजह से, जैसे डॉक्टर सीप ने कहा कि हार्मोन सबके डिफरेंट लेवल्स के होते हैं, डिफरेंट उनका सिम्टम्स होते हैं, तो वो सब में डिफर कर सकते हैं। अच्छा, मेरे एक और क्वेश्चन है। मोस्टली ये होता है कि पेड्स कितने घंटे बाद चेंज करने चाहिए और कौन से तरीके के जो पेड्स वगैरह हैं वो यूज़ करने चाहिए? क्योंकि मार्केट में कॉटन के भी आते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो फ्रेगनेंस वाले होते हैं, खुशबू वाले भी होते हैं। तो आप क्या रिकमेंड करते हैं? मतलब कौन से ज़्यादा अच्छे हैं जिससे सुनने में ये भी आता है कि पेड्स की वजह से भी बीमारियाँ होती हैं? और हाइजीन का कैसे ख्याल रखें? जब हम क्लिनिक में होते हैं एंड वी वांट टू असेस कि किसी को कितने पीरियड्स होते हैं, ज़्यादा होते हैं, कम होते हैं, तो हम उनसे सवाल करते हैं आप एक दिन में कितने पैड्स बदलते हैं। सो आई हैड अ सीनियर कंसल्टेंट एंड शी सेड कि बेटा यू कैन नॉट आस्क अ पेशेंट दैट बिकॉज वो तो उसकी हाइजीन पे डिपेंड करता है। कुछ लोग हर 4 घंटे में चेंज करेंगे, कुछ लोग एक एक पूरा दिन चलाते हैं पैड्स, राइट? तो आप जब पैड आपका सोक हो जाए आप उसे चेंज कर। ऐसा भी नहीं, कुछ बच्चियां ऐसे करती हैं कि एवरी टाइम दे गो टू urinate they change the pad, so that's also not right. When it is soaked you change it. कोई स्पेसिफिक चीज नहीं है। देन अगेन मुझे रूरल एरियाज याद आएंगे जहाँ पे कपड़ा इस्तेमाल होता है और बाद में धोते भी फिर वही हैं बेचारे, तो वो तो बार बार नहीं धोएंगे ना। तो एग्ज़ैक्टली। पैड की अवेलेबिलिटी होनी चाहिए, हुँ, सोख हो जाए उसे चेंज करना चाहिए। हुँ, हाइजीन बहुत ज़रूरी है इस हवाले से। कोई हुँ, ख़ास ब्रांड नहीं है ऐसा कि ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, बट एज़ आई सेड कीप इट सिंपल। व्हाई हुँ, फ्रेग्रेंस? हुँ। What do you wanna do with it? It doesn't need fragrance. मतलब You मैं don't have to हैरान smell. रहती हूँ ना कभी-कभार इस तरह के मार्केटिंग वाले It doesn't इश्तिहार have to देखते be हैं। pink. It does not need flowers on it. It does not need teddy bears on it. Simple. It needs to do the job. Anything that is soaking well, वो हो बस। सो आप क्या कहती हैं कि फॉर एग्जांपल थोड़ा-सा अगर बताएँ कि डाइट में किस तरह, फॉर एग्जांपल जैसे पीरियड स्टार्ट होते हैं तो उस दौरान से 5 डेज़ या 6 डेज़ तक क्या लेना चाहिए और कौन से डाइट लेने चाहिए जो ज़्यादा हेल्दी, मतलब इतनी ब्लीडिंग में भी मतलब थोड़ा बंदा एक्टिव हो? जैसे कुछ लोग ऐसे होते हैं वो ऑफिसेज़ वापस जॉइन करते हैं सेकंड डे या फर्स्ट डे को ऑफिस भी जाते हैं। तो कुछ डाइट के हवाले से भी बताइएगा कि क्या लेना चाहिए? Normal healthy food with increased oral hydration. पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिएँ। हुँ, हेल्दी खाना पीरियड हो या ना हो, you have to eat healthy. That's it. No Red Bulls, no कैफीन Pepsis. कैफीन को, हाँ बिल्कुल, कैफीन को एज मच एज पॉसिबल अवॉइड करना चाहिए। हुँ, हुँ, और फ्रूट्स एंड वेजिटेबल का जितना इंटेक होगा इट इज बेटर, क्योंकि उनमें एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो इन्फ्लेमेशन को कॉम्बैट करते हैं। इट विल हुँ। अल्टीमेटली हेल्प विद द पेन, इट विल अल्टीमेटली हेल्प विद द swelling on the uterus and it will help you overall. एक मिथ भी है कि हॉट फ्लूइड्स लो पीरियड्स आ जाएंगे। हाँ, हाँ, और भी आते जाएंगे। है, मैं आपसे अभी मिथ के बारे में भी बात करने वाली हूँ कि नहाना नहीं चाहिए। हाँ, नो the प्लीज। most common the हॉट most वाटर common myth of हॉट वा all. हॉट वाटर से नहाना नहीं चाहिए। मतलब ये कराची में पानी नहीं आता, हो सकता है कराची वाले came up with this thing, but no, you have to take a shower. You have अच्छा। to take a shower. Hygiene is the most important thing. You हुँ, have हुँ, to take a shower. So it has nothing to do with shower या फिर hot fluids या हुँ। impurity, kitchen नहीं जा सकते, इस तरह की चीज नहीं कर या सकते, कुछ भी नहीं है। तो यानी हॉट वाटर से भी आप नहा सकते हैं, इससे कोई इश्यू नहीं है। कुछ हाँ, लोग तो हुँ, हॉट हुँ, वाटर बैग्स होते हैं जो आप कुछ लोगों को थाई पेन होता है तो वो इट्स सॉर्ट ऑफ नर्वस पेन, तो आप जब हॉट वाटर बैग लगाते हैं तो उससे और बेहतर हो जाता है वो पेन। हुँ, सो आप हुँ, नॉर्मल पानी से नहाएं या हॉट वाटर से भी नहाएं तो इट विल हेल्प विद द पेन।
और बाकी अक्सर लोग ये भी कहते हैं कि हमें सफ़र करना है तो सफ़र से पहले खजूर बहुत ज़्यादा खा लेते हैं, ड्राई फ्रूट्स खा लेते हैं कि पीरियड्स जल्दी आ जाए। इज़ इट अ मिथ और इज़ इट जस्ट Again, they say कि ड्राई फ्रूट की तासीर गर्म होती है. There is no such thing as तासीर गर्म और तासीर ठंडी. योगर्ट की तासीर ठंडी होती है, चावल की तासीर ठंडी या होती है. ये सब मिथ्स हैं, ऐसा कुछ नहीं होता. कोई एविडेंस बेस्ड बात नहीं है ये. तो उनको लगता है ड्राई फ्रूट्स की तासीर गर्म होती है, तो वो खाओगे तो आपको पीरियड आएंगे, तो कुछ नहीं होता. और अगर आप कुछ हमारे ऑडियंस को बताना चाहें जिससे हमने कवर नहीं किया, जिस पर बात नहीं हुई हमारी अभी तक, लाइक हमने इर्रेगुलर पीरियड्स पे ज़्यादा बात नहीं किया है कि वो उसके सिम्पटम्स क्या हैं, उसको कैसे मतलब हमें उसको किस तरह जैसे हमने एडजस्ट नॉर्मल करना पीरियड की बात की, अगर उससे आगे पीछे है तो वो इरेगुलर हो गए, राइट? हमने इस बारे में बात की, बट फॉर मी द टेक होम मैसेज वुड बी टू ऑल द फीमेल्स, प्लीज प्लीज ईट राइट, maintain your weight. It has nothing to do with looking ugly or looking pretty or anything. We want everyone to maintain their weight, including ourselves. There are a lot of obese doctors as well. They have these issues as well. But the point is कि you have to maintain your weight, because आप वो maintain करेंगे, आधी से ज़्यादा बीमारियां आप खुद खत्म कर रहे हैं अपने लिए. So हाँ please, इस healthy diet, healthy, good weight, increase your iron intake because you need it more than anyone else. For childbearing age women, folic acid अपनी उसमें start कर लें. Folic acid की गोली होती है, वो रोज खा लें. एक multivitamin खा लें. Healthy, active lifestyle रखें. You will be fine. And your screening. Breast examination, your breast examination for women. आप खुद से YouTube पे होता है self breast examination, वो YouTube करें. Every month do your breast examination. Watch out for the signs and symptoms of cancers, जिसमें आपको पीरियड अगर एक्सेसिव पेन है तो आप डॉक्टर के पास जाएं. कोई भी एब्नॉर्मेलिटी है पीरियड से रिलेटेड, आप उसको अंदर दबा के ना रखें. हमारे यहाँ जैसे शॉप्स में पैड्स को बांध के हमें दिया जाता है, आप भले पैड्स को बांध दें लेकिन अपने पीरियड प्रॉब्लम्स को ना बांधें. प्लीज, फॉर एजुकेटेड, फॉर uneducated, this is for all the women in Pakistan. And women like you and I can do it, but other women, most of the 62% of Pakistan's females cannot. तो आप उनके लिए रास्ता बने और प्लीज इस चीज को नॉर्मलाइज करें कि डॉक्टर के पास जाना चाहिए, even if you're not pregnant or if you don't have fertility issues. वर्दा आप कुछ बताना चाहेंगे? मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगी, जैसे कि इन्होंने सप्लीमेंट्स की बात की ना, जो ये वो सप्लीमेंट्स हैं जो आपकी डेली लाइफ में होने चाहिए, क्योंकि हमारी डाइट इतनी प्रॉपर नहीं होती. अगर प्रॉपर होती भी है तो वो इतनी न्यूट्रिशियस नहीं होती, क्योंकि यूजुअली पेस्टिसाइड इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन कॉजेज ऑफ एंडोमेट्रियोसिस एज वेल. वो फर्दर एग्रवेट करता है इस प्रॉब्लम को. जो फूड्स प्रोसेस्ड होते हैं, जिनमें जो आर्टिफिशियली ग्रोन होते हैं और उसमें पेस्टिसाइड्स होते हैं. तो मैं विटामिन डी का इनटेक भी इन्फॉर्म करना चाहूंगी. पोस्ट मीनोपॉजल फीमेल्स होती हैं, मतलब एक तो उनका एज फैक्टर होता है, प्लस उनके हार्मोनल जो चेंजेस चल रहे होते हैं, दे डू नॉट केयर अबाउट दोज, और अल्टीमेटली फिर ये ऑस्टियोपोरोसिस की तरफ चले जाती हैं. फिर वो बोन पेन, फ्रैक्चर्स, लाइफस्टाइल की जो आपकी लैकिंग्स आना शुरू हो जाती हैं, फटीग, एंड देन वो फिर वो पूरी लाइफ लॉन्ग चलती है, बिकॉज आपका विटामिन डी जो पहले था वो उतना नहीं है. आप दूध का इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा रखें अपनी रिप्रोडक्टिव एज में, अपनी इस टाइम पे एज अर्ली एज पॉसिबल, ताकि आपकी बोन्स इतनी स्ट्रांग हो कि इवन आफ्टर मीनोपॉज जब आपका ईस्ट्रोजन लेवल कम हो जाए तब भी आपकी बोन्स के अंदर इतनी स्ट्रेंथ हो कि वो सिर्फ विटामिन डी और कैल्शियम के सप्लीमेंट्स के ऊपर अपना आपकी बाकी लाइफ जो है ना आप सही से गुजार सकें. Absolutely, this is a very important point. Vitamin is as important. Vitamin D and calcium are as important as iron for women. यानी आयरन के साथ विटामिन डी और कैल्शियम जरूर लेनी चाहिए. हमारी तो सब हर एक दूसरे बंदे से पूछो, कहते हैं विटामिन डी कम है, विटामिन डी कम है. हाँ, पाकिस्तान में अक्सर लोगों का या बहुत बड़ा इशू है. थैंक यू सो मच फॉर
इतने Thank you, अच्छी Pranam. अच्छी बातें करने का, क्योंकि इट्स वेरी इंफॉर्मेटिव। और हमें अक्सर हम कहते हैं हम हॉस्पिटल नहीं जाएंगे, डॉक्टर से नहीं मिलेंगे, लेकिन हमें वही चीज अब आज की दुनिया में हमारे घर में मिल रहा है और हम अपने घर में बैठ के कुछ इंफॉर्मेटिव चीजें सीख रहे हैं। आई थिंक वी शुड इम्प्लीमेंट इन आवर लाइफ, और हम दूसरों को भी बताएं और दूसरों को भी इसके बारे में थोड़ी बहुत आगाही देनी चाहिए। लेकिन ये हमारी सीरीज की सेकंड वेबिनार थी, और कल हमारी वेबिनार होगी हेल्थ टेक्नोलॉजी के हवाले से, लेकिन वो भी रिलेटेड है मेंस्ट्रुएशन के। और लास्ट जो हमारी होगी वो है मेंस्ट्रुअल प्रोडक्ट्स के बारे में, कि पाकिस्तान में कितने ऐसे कंपनी हैं, लोकल ब्रांड्स हैं जो इको फ्रेंडली जो पैड्स वगैरह हैं वो प्रोवाइड कर रहे हैं, वो भी डोर स्टेप पे, और मेंस्ट्रुअल कप इवन प्रोवाइड कर रहे हैं। आई थिंक दिस इज अ रियली ग्रेट अपॉर्चुनिटी कि हम ये कल का और परसों का दोनों डे इस सीरीज के जो हिस्से हैं उनको जरूर देखें, और हमें ज्वाइन करें कल 6 से 7 बजे, कल और परसों इंटरनेशनल मेंस्ट्रुअल डे पे, कि थोड़ा बहुत सीखें और लोगों को सिखाएं, क्योंकि ये एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज है। जैसे मैंने पहले कहा कि हमारे खवातीन के 3 चैलेंजेस हैं: अवेयरनेस अबाउट मेंस्ट्रुएशन, lack of knowledge about body and its changes, and the excess of menstrual products, के कौन कौन से प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं और हमें कौन से प्रोडक्ट्स लेने चाहिए। अक्सर हम मार्केटिंग में कुछ बीमारियां भी ले जाते हैं अपने साथ। Thank you so much, everyone. Thank you, Varda, and thank you, Dr. C, for joining us. Thank you, Anna. Thank Thank you. you for having us. Thank you.